हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वैदिक काल। क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक काल। आप जानते हैं वैदिक काल में थोड़ा सा रिवीजन जान गया है। वैदिक काल कौन काल जी? वैदिक काल। और जानते हैं वैदिक काल का कितना से कितना? 1500 से 1500 से इसको कितने कालखंडों में? 2। एक को बोलते हैं ऋग वैदिक, ऋग वैदिक काल। दूसरा का उत्तर वैदिक काल। और इसमें आता है कितना से? 1500 से 1000। इसमें आता है 1600। और जानते इसी के बारे में पढ़ाई चल रहा था, इसी के बारे में पढ़ाई चल रहा था। तो सबसे पहले इसमें वेद आता है। कौन वेद आता है? कौन इसमें वेद आता है? ऋग वेद आता है महाराज। कौन वेद? ऋग वेद। ये क्या आता है? इसमें कौन वेद आता है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन वेद? यजुर्वेद, सामवेद। हर बात ही लिखे हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें आर्य की चर्चा हुआ है। कभी का आर्य। आर्य कौन बोलते थे? कौन भाषा में? कौन बोलते थे? संस्कृत। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। के बतिया बोला था? मैक्स मुलर। कौन जी? कब बोले थे? 1800। अच्छा, आर्य को कहा जाता है कथी? श्रेष्ठ। आर्य को कहा जाता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन भी कहा सकता है, श्रेष्ठ या कुलीन। और कुछ अलग अलग यानी बताए कि अलग से आए थे, अलग अलग बातें बताए थे। अच्छा, एक आदमी बताए थे बाल गंगाधर तिलक। वो बताए थे आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी। कौन क्षेत्र से? उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र से। के बताए थे? उसके बाद कुछ लोग बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन बताए थे? अच्छा, के बताए थे कि जर्मन से आए थे? कौन बताए थे? पेनका। कथी जी? पेनका बताए थे कि आर्य कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? तो किसके बारे में हम लोग जान रहे हैं? और ऋग्वेद में हम लोग जान रहे हैं क्या चीज? देखिए थोड़ा सा ऋग वैदिक। कथी जी? ऋग वैदिक काल के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। और इसमें आप जानते हैं इसका काल 1500 से 1000। और इसमें आपको बताए हैं यहाँ के सामाजिक स्तर, सामाजिक मतलब सामाजिक जीवन। कथी जी? सामाजिक जीवन। और दूसरा राजनीतिक जीवन। और आर्थिक जीवन। आर्थिक। धार्मिक जीवन। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज के बारे में? सामाजिक। कभी पढ़ाई चल रहा है। और यहाँ पर स्टार देके एक बात लिखेंगे। सामाजिक में बताए थे, कुछ बातें बताए थे जो आप जानते हैं। अच्छा, बताइए मुख से कौन? ब्राह्मण। और भुजा से? भुजा से? और जांग से? और पैर से? मतलब तीनों का सेवा करने वाले, तीनों को सेवा करने वाले। अच्छा, वैश्य से किसे कहेंगे? जो कृषि काम करे और पशुपालन करे। पशुपालन और लिखिए गाइस, आगे स्टार्ट दीजिए। स्टार्ट दीजिए। इस समय समाज पितरात्मक था। इस समय समाज कैसा था? पितरात्मक। पितरात्मक मात्रात्मक कल समझाए थे। इस समय समाज कथी था? पितरात्मक। लेकिन फिर भी समाज में लेकिन फिर भी समाज में महिलाओं की
फिर भी समाज में महिलाओं की स्थिति रखी जाती थी, महिलाओं की स्थिति रखी जाती थी, महिलाओं की स्थिति रखी जाती थी। इस समय महिला शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, इस समय महिला शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस समय महिला क्या ग्रहण कर सकती है? शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस समय महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी, इस समय महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी, इस समय महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी। इस समय महिलाएं कथी में भाग लेती थी? यज्ञ में भाग लेती थी। और ऋग वैदिक काल में बाल विवाह, ऋग वैदिक काल में बाल विवाह तथा सती प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा समझते हैं? जिनके हाँ, पति के साथ उसको बताएं सती प्रथा यही न होता है। जो मान के चलिए कि किसी का पति मर गया तो महिला को भी क्या किया जाता है? उनको तैयार करके पूरा, मतलब ना होता जिस तरह शादी होता है ना उस तरह तैयार करके लिया कर जहाँ पर जलाया जाता है वहीं पर उनको भी बैठा दिया जाता है, ऊपर से दबा जाता है। प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था। लिखेंगे इस समय विवाह को दो प्रकार, इस समय, हाँ स्टार देकर लिख लीजिए चाहे इसी में लिखे। इस समय विवाह दो तरह से प्रचलित था, दो तरह से प्रचलित था। एक को बोलेंगे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और दूसरा का बोलेंगे प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह लिख लीजिए तब समझा देते हैं। अनुलोम विवाह पहला हेडिंग देंगे कथी का? ऋग्वेद में कितना तरह का विवाह प्रचलित था? दो। एक का नाम था अनुलोम विवाह, दूसरा का प्रतिलोम विवाह। पहला हेडिंग देंगे, कथी का हेडिंग देंगे? जब उच्च वर्ग के पुरुष, जब उच्च वर्ग के पुरुष, उच्च वर्ग के पुरुष, उच्च वर्ग के पुरुष, उच्च वर्ग के पुरुष का विवाह निम्न वर्ग के कन्या, निम्न वर्ग के कन्या या महिला, निम्न वर्ग के कन्या या महिला, कन्या या महिला, उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग के कन्या या महिला के साथ होता था, के साथ होता था, उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाह कहा जाता है। कौन विवाह? अब बोर्ड और ध्यान दीजिए, बोर्ड और ध्यान दीजिए। हई हो गए, मान के चलिए ई हो गई एगो, ई हो गए बॉल, का हो गइल? बॉल हो गइल। हां ठीक हो गइल। सुनिए हमें का बोला गया? अनुलोम विवाह। अच्छा, हमें 4 गो कैटेगरी के लोग होते थे। एगो का नाम था ब्राह्मण, दूसरा का क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये होते थे।
तो एमे बोला है अनुलोम विवाह का होता है उच्च पुरुष। उच्च पुरुष, उच्च पुरुष मतलब, उच्च पुरुष का मतलब इसको मिटा दे थोड़ा सा। उच्च पुरुष का मतलब होता है ये ब्राह्मण के होंगे, ब्राह्मणी, ब्राह्मण या ब्राह्मणी। ब्राह्मण उच्च ये होगा कथी पुरुष, उच्च का होगा पुरुष। और निम्न महिला, निम्न का हो गई महिला, निम्न का हो गई महिला। तो इन लोग के साथ जो शादी होता था निम्न का, निम्न मतलब का हो गया, कौन सा निम्न को कथी बोलेंगे शूद्र बोलेंगे, निम्न को कथी बोलते हैं शूद्र। मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण पुरुष और शूद्र महिला हो उनके बीच में जो शादी होता था उस विवाह को कथी बोलेंगे। या हम ऐसे बोल सकते हैं उच्च पुरुष और निम्न महिला में शादी होता था उसे हम कौन विवाह बोलते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह समझे। पुरुष कथी होना चाहिए उच्च, महिला तो कौन विवाह। लेकिन प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है इसका उल्टा समझिए ना, निम्न निम्न पुरुष, निम्न पुरुष और उच्च उच्च महिला, उच्च महिला। तो इन दोनों के बीच होगा तो उसे हम कथी बोलेंगे प्रतिलोम विवाह। मतलब हम निम्न को बोल सकते हैं कथी शूद्र, कथी जी शूद्र। ये कथी हो जाएगा ब्राह्मणी, मतलब ब्राह्मणी हो महिला ब्राह्मण। इन दोनों के बीच शादी होगा तो कौन विवाह। तो आपसे हम पूछेंगे तो बता दीजिएगा, बोर्ड चेक लेते हैं, ठीक है बताइए। ऋग वेद में, कौन वेद में ऋग वेद में विवाह की चर्चा कितनी है दो। पहला अनुलोम, दूसरा का प्रतिलोम। अनुलोम विवाह बताओ मतलब उच्च पुरुष निम्न महिला, कौन विवाह। यानी उच्च का मतलब होता है ब्राह्मण और शूद्र, मतलब ब्राह्मण हो पुरुष और निम्न मतलब शूद्र हो कन्या, उनके बीच विवाह होता है उसका बोलते हैं। अब प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है जिसमें निम्न पुरुष, निम्न पुरुष का मतलब होता है शूद्र, निम्न पुरुष उच्च महिला के बीच शादी होगा कथी बोलेंगे प्रतिलोम। आप लोग भी समझ में आया। चलिए अब लिखिए प्रतिलोम, हेडिंग दीजिए प्रतिलोम बोले। अच्छा हमें लिखे हैं और नीचे लिखे हैं कुछ, कहाँ तक लिखे हैं इसमें कहा जाता उसमें ये भी लिखो ब्राह्मण पुरुष था। हाँ मतलब यही बतिए जो समझा है वो लिख लीजिए। ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ, ब्राह्मण पुरुष के विवाह शूद्र महिला के साथ, शूद्र महिला के साथ। ओकरा बाद हेडिंग का लिख देंगे प्रतिलोम, लिखेंगे प्रतिलोम। जब उच्च वर्ग के महिला तथा निम्न वर्ग के पुरुष तथा निम्न वर्ग के पुरुष, उच्च वर्ग के महिला तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह होता है उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो कौन विवाह कहेंगे। अब दूसरा का, अब देखिए सामाजिक जीवन का समाप्त हो गया। कौन जीवन सामाजिक। अब कौन जीवन राजनीतिक जीवन। अब हेडिंग देंगे एक लड़का से पूछते हैं क्वेश्चन जी,
आप बोलिए, आप बताइए। प्रतिलोम विवाह का मत बताइए तो क्या होता है प्रतिलोम विवाह? तो जिसमें पुरुष जो होता है वो निम्न वर्ग का होता है, हाँ, और जो महिला होती है वो मतलब उच्च वर्ग का होता है। हाँ ठीक है, लिखेंगे, हेडिंग देंगे राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन हेडिंग दे दिए, लिखिए। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। आर्य को पंच जन कहा जाता है। आर्य को पंच जन कहा जाता है। आर्य को कथी कहा जाता है? पंच जन कहा जाता है। आर्य को क्या कहा जाता है? पंच जन कहा जाता है, क्योंकि इनके 5 कबीला थे। क्योंकि इनके 5 कबीला थे। 5 कबीला थे। 5 कबीला थे। क्योंकि इनके 5 कबीला थे। एक नंबर अनु। एक नंबर अनु। एक नंबर अनु। 2 नंबर में 6 तुर्वस। 6 तुर्वस। यदु पुरु। यदु 6 तुर्वस यदु पुरु। यदु पुरु। ये हो गया। पहला कथी? अनु। 6 तुर्वस यदु पुरु। पंच कबीला हुआ था। पंच कबीला। हाँ लिखेंगे। 5 को कबीला बस्तियां हुआ करता था। जैसे पहले महाजनपद 16 महाजनपद हुआ करता था, उसी तरह इस तरह का एक आर्यों का था। पर कबीला में एक राजा हुआ करता था। पर कबीला में एक राजा हुआ। जैसे अनु है, अनु में एक राजा हुआ करता था। इस तरह लिखेंगे। प्रत्येक कबीला अपना एक राजा। हाँ इसी में लिखेंगे। इसके नीचे 5 लिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे। प्रत्येक कबीला का अपना एक राजा होता था। एक राजा होता था। राजा को कहा जाता है, राजा को गोप कहा जाता है, चाहे गोप या गोपा। राजा होता था जिसे गोप या गोपा। गोप लिख लीजिए। जिसे गोप कहा जाता था। फिर स्टार देकर लिखेंगे। ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस्य। ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षण कहा जाता है। जनस अर्थात कबीले का संरक्षण कहा जाता है। कबीले का संरक्षक कहा जाता है। संरक्षक
स्टार देंगे। इस काल में बलि का एक, हाँ स्टार, इस काल में बलि का एक प्रकार का कर था। बलि समझते हैं, बलिदान, कर था, कर था, कर मतलब टैक्स, कर मतलब जो प्रजा सुरक्षा से राजा को देता था। हाँ, प्रजा सुरक्षा से देता था। सुरक्षा मतलब अपने इच्छा अनुसार। सुरक्षा कभी देता था, सुरक्षा देता था। सुनिए, अब आइए यहाँ से देखिए, राजनीति में कहा जाएगा, इसे हम कबीलाई व्यवस्था भी कहा जाता है। कहते हैं कबीलाई व्यवस्था। यहाँ आर्य को पंचजन कहा जाता है। पंचजन का मतलब होता है 5 कबीला। 5 कबीला अनु, छ, तुर्वस, यदु, पुरु। ठीक है। राजा को कभी कहते हैं गोप। राजा को कभी कहते हैं गोप। राजा को गोप। अब हेडिंग देंगे सभा। भाई इसमें सभा कैसे लगता था, हेडिंग देंगे सभा। सभा, हाँ स्टार्ट देकर सभा लिखेंगे। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में कितना बार है? 8 बार है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में कितना बार? 8 बार है। यह संभ्रांत एवं श्रेष्ठ, संभ्रांत एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। संभ्रांत एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। संगठन। अब हेडिंग देंगे आप लोगों समिति। सभा ये हो गया, समिति। समिति, समिति। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 9 बार है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 9 बार है। यह आम लोगों का संगठन है। यह आम लोगों का संगठन है। यह आम लोगों का क्या है? संगठन है। यह आम लोगों का क्या है? संगठन है। अच्छा, कहा जाएगा सभा को कितना बार? ऋग्वेद में कितना बार? 8 बार। समिति को कितना बार? लेकिन वो जो है ना बड़े लोगों का है, कथी है? आम लोगों का है। हेडिंग अब देंगे विदथ। विदथ, 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 विदथ। हाँ था है, विदथ लिखेंगे। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 122 बार है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 122 बार है। एक 122 बार है। यह सबसे प्राचीनतम, यह सबसे प्राचीनतम, यह सबसे प्राचीनतम, यह सबसे प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। जनतांत्रिक संगठन था जिसका क्रम निम्न है। संगठन था। यह आम जनों का संगठन है। यह आम जनों का संगठन है। प्राचीनतम जनतांत्रिक संगठन था। यह आम जनों का संगठन था।
ए सुनिए, इस समय कैसे पहले हुआ था कुल, कथी जी, कुल, कुल से बन गया ग्राम, नहीं पता, कुल ग्रामे, कुल से बना ग्राम, ग्राम से बना विश्व, कथी बना विश्व, और विश्व से बना जन, और जन से बना राष्ट्र, जन से कथी बना जन से क्या बना राष्ट्र। तो आपसे कहेगा कि जो ऋग्वेद में है 5 गो यहाँ पर प्रावधान हुआ था, तो कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से बीस से जन से। आज देखिए आज के डेट में कैसे बना है, आज के डेट में आगे सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि गांव, कथी जी, गांव होता है, और गांव में एक गांव मिलता है, उसी गांव में वार्ड होता है, कथी वार्ड, कथी होता है वार्ड, मतलब गांव से बन जाएगा वार्ड, वार्ड से बन जाएगा पंचायत, कथी बन जाएगा पंचायत, पंचायत से प्रखंड, कथी प्रखंड, और प्रखंड से बनेगा जिला, और जिला से बनेगा राज, और राज से बनेगा देश, और देश से बनेगा द्वीप बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं दुनिया, कथी है दुनिया, कथी है दुनिया। तो पहले उसी तरह होता था, ग्राम होता था, कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। तो आज बताइए, ई बताइए, गांव, गांव से ओकरा बाद पंचायत के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद जिला, जिला के बाद राज, राज के बाद देश, और देश के बाद कथी द्वीप, और द्वीप से बन जाएगा महा, पूरा दुनिया न हो गया जी, ऐसे बनता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कथी है दुनिया, दुनिया से आएगा तो ओकरा नीचे कथी है ना, वो हो जाएगा महाद्वीप, महाद्वीप से देश, देश से राज, राज से जिला, जिला से प्रखंड, प्रखंड से पंचायत से वार्ड, वार्ड से गांव, ये होता है इस तरह का प्रक्रिया। तो पहले कैसे बनता था ऋग्वेद में, कुल, ग्राम, बीज, जन, राष्ट्र, कुल से ग्राम से बीज से जन से, किसी को देख कर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।